नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी बिपाशा से बात कर रहा होता है और बिपाशा विकी को बता रही होती है कि उस रात क्या क्या हुआ था। तो बिपाशा पहले बताती है कि मेरा फ़ोन ऊपर छत पे छूट गया था और बारिश हो रही थी और तुम्हारे पिता छत पे छतरी लेकर खड़े थे। उसी वक्त कोई अनजान आदमी आकर के तुम्हारे पिता को पीछे से धक्का दे देता है और तुम्हारे पिता नीचे गिर जाते हैं। और ये देखकर मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ और मुझसे गलती से आवाज़ हो जाती है और वो लोग के नज़र में मैं आ जाती हूँ और फिर मैं भागकर नीचे जाती हूँ। और जब नीचे जाती हूँ तब तक तुम्हारे पिता काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे और मैंने ही कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें बताया कि यहाँ क्या हुआ। और मैंने अपनी बहन को भी कॉल किया और मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो तुम्हें अंदाज़ा था? हाँ, मुझे काफ़ी हद तक अंदाज़ा था। क्योंकि मैं जब छत पे गई थी ना, तो पहले तो मैं बहुत छुपी हुई थी। एक्चुअली छुपी हुई नहीं थी। मैं ना उम, मैं ना फ़ोन लिया और जब मैं फ़ोन लेकर के नीचे जा रही थी उम, तब एक्चुअली मेरा फ़ोन छत पे नहीं था। हाँ, मेरा फ़ोन छत पे नहीं था। तुम मुझे कंफ्यूज करना बंद करो। मुझे बताओ कि क्या हुआ था। अ, क्या सच में तुम सच इतना ज़्यादा जानना चाहते हो? लेकिन इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? अगर मैं तुम्हें ये बता भी दूँ तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और तुम उन लोगों तक कैसे पहुँचोगे? क्योंकि तुम अगर उन तक पहुँचोगी नहीं तो तुम रियल कल्प्रिट तक पहुँच नहीं सकते। बस एक सिंपल सी चीज़ है, तुम्हारे पिता को धक्का लग गया, धक्का मार दिया गया और तुम्हारे पिता उस क्रिटिकल कंडीशन में पहुँच गए और मैं पहाड़ पे से गिर गई। हाँ, मुझे भी पहाड़ पे से धक्का दे दिया गया था। या यूँ कहूँ कि मेरा पैर फिसल गया था। धक्का दे दिया या पैर फिसल गया। एक्चुअली मैं भाग रही थी। भागते 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 मैं पहाड़ पे पहुंच गई और ना जब मैं पीछे मुड़ी तो वहाँ पे 4 हट्टे-कट्टे आदमी खड़े थे और उनके हाथों में चाकू था और मैं बहुत डर गई थी। तो मेरा पैर मुड़ गया और अचानक से मैं पीछे पहाड़ से नीचे गिर गई। मेरे हाथ में एक ब्लैक कलर की छतरी थी जो खुली थी और मैंने उसको कस के पकड़ रखा था। हवा के बहाव के वजह से मैं काफ़ी हद तक सेफली ज़मीन पर गिरी, जिस वजह से मेरे सर पे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही चोट आ गया और मेरे पैर टूट गए। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक मेरा पैर टूट गया है, ऐसा मेरी बहन का कहना है। मेरे हाथ में भी फ्रैक्चर है। ये सब हुआ था और जब मुझे वहाँ से ले जाया गया तो ऑफ कोर्सली मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी, क्योंकि मैंने पहले एम्बुलेंस बुलाई थी और एम्बुलेंस का एड्रेस होटल का था। तो होटल में आकर के एम्बुलेंस आकर के तुम्हारे पिता को लेकर गए और मेरे बारे में किसी ने खोज करने की ज़रूरत नहीं समझी सिवाय मेरी बहन के। तो मेरी बहन ने फिर मुझे ढूंढा, फ़ोन किया, फिर मुझे रेस्क्यू किया गया। तो इस सब में बहुत टाइम चला गया और इस सब में की वजह से मेरा ब्लड बहुत लॉस हो गया था और ब्लड लॉस होने की वजह से मैं कोमा में चली गई। यही सब हुआ था और कुछ नहीं। ओह अच्छा, तुम काफ़ी रिलैक्स हो इस चीज़ से। हाँ, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैं एक जीती जाती जिंदा लाश हूँ जो कभी भी मर सकती है। हाँ, पर उन लोगों के लिए मैं तब भी खतरा थी, इसलिए वो मुझे मारने के लिए आए थे अस्पताल में। पर मेरी बहन ने पहले ही डिक्लेन मतलब क्या बोलता है, क्लियर कर दिया कि मैं मर चुकी हूँ। और इसी वजह से उन लोगों ने मुझे ढूंढने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। लेकिन तुम्हारे पिता ज़िंदा थे,
लेकिन जब तुम्हारे पिता ने आँख खोली और उन्होंने बताया कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ था, तो फिर और क्या कहना है। तो क्या ये इस वजह से, ये सुनने के बाद या ये जानने के बाद वो लोग चले गए? सच कहा जाए तो ऐसा नहीं था। जब तुम्हारे पिता होश में आए थे तो उस वक्त पुलिस प्रोटेक्शन में थे, इस वजह से काफ़ी हद तक गुंडे आसपास नहीं रह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डर था। और उस बीच में तुम्हारी फैमिली भी आई थी, तुम्हारी माँ और शायद तुम्हारी माँ के भाई थे, वो आए थे और उनकी पत्नी भी आई थी। और जब वो होश में आए थे तो जब वो अपनी फैमिली से मिले उसके बाद ही वो चले गए गुंडे, और फिर लौटकर कभी नहीं आए। ओह अच्छा, मतलब उस वक्त मेरी माँ थी और मेरे मामा थे और मेरी मामी थी। एग्जैक्टली कहा जाए तो तुम्हारी माँ उस दिन नहीं थी जब वो आखिरी बार जा रहे थे। तब जब तुम्हारी माँ मिलने आई थी तब भी गुंडे थे, लेकिन जब तुम्हारे मामा और मामी आए थे तब गुंडे नहीं थे, उसके बाद से नहीं थे। ओह अच्छा, तो मैं समझ गया। ठीक है, मैं ये सब देख लूँगा। तुम जाओ आराम करो। यही, तुम मेरे बारे में सोच रहे हो ना, मेरी दीदी के बारे में? देखो मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी दीदी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अरे मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ, उस तरह की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि तुम उन्हें क्या कहते हैं उसे, वो डॉक्टर। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं उन्हें के बीच सेटिंग करा दूँ? मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन शायद। अच्छा, तो तुम बता सकती हो क्या उन दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता था? पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। अगर तुम श्योर नहीं हो तो फिर मैं कैसे सेटिंग करा दूँ? क्योंकि जहाँ तक मैंने नोटिस किया है उन दोनों की बातों से, वो दोनों ही एक दूसरे को नापसंद करते हैं। मुझे भी लगता है, लेकिन तुम ट्राई कर सकते हो। क्या पता शायद वो पसंद करते हो एक दूसरे को और वो ऐसा दिखाते हो कि वो एक दूसरे को नापसंद करते हो। या फिर हो सकता है कि अब तक नापसंद कर रहे थे जब तक वो पढ़ रहे थे, और अब वो हो सकता है एक दूसरे को पसंद करने लगे। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। पर चूँकि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती है तो अपनी बॉडी का अपनी तरीके से ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। वैसे तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? अरे तुमने सुना नहीं क्या? हाँ मुझे पता है, याद आया। हाँ, तुमने मेरी बहन से बात कर रहे थे तो मैंने सुना था। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब? हाँ, ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब पहले तुम्हारी पिता का हादसा, फिर तुम्हारा। हाँ, तो वही तो छानबीन कर रहा हूँ। हाँ लेकिन क्या मतलब, अगर किसी को प्रॉपर्टी चाहिए तो वो तुम्हारी पिता या तुम्हें टारगेट करेंगे, तुम्हारी माँ को क्यों? और सच कहा जाए तो अगर ये तुम्हारे मामा का काम है तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। मैंने उन्हें देखा है कि वो अपनी बहन को किस तरह से गले लगा रहे थे, तसल्ली दे रहे थे, अपने दोस्त के लिए जिस तरह से आंसू बहा रहे थे। मुझे लगता है ये काम तुम्हारे मामा का नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? देखो, सच कहूँ तो तुम्हारे माँ और तुम्हारे मामा का जो रिश्ता है वो फेक नहीं लगता। हाँ, और जो तुम्हारी मामी है वो थोड़ी अजीब सी लगती है। अच्छा। मुझे याद है जब वो दोनों आए थे मिलने के लिए, और आखिर में जब तुम्हारी माँ भी आई थी एक बार, और तब जब तीनों मिले थे, क्योंकि एक बार मतलब तुम्हारी माँ पहली बार विज़िट करने आई थी तब तुम्हारे पापा होश में नहीं थे। उसके बाद फिर
तुम्हारे मामा और मामी आए थे, उस वक्त भी वो होश में नहीं थे। फिर एक बार फिर तीनों ही आए थे जब वो होश में आए थे। तो जब वो होश में आए थे तुम्हारे पिता, तो उस टाइम पे तुम्हारी माँ जो फूट फूट के रो रही थी, तब उस वक्त तुम्हारी माँ को वो जिस तरह से तसल्ली दे रहे थे, जिस तरह से कंसोल कर रहे थे, उससे मुझे साफ ज़ाहिर होता है कि वो अपनी बहन को बिल्कुल भी तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते हैं। और वो जो कि अपनी बहन को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, पर तुम्हें पता है क्या, जो सबसे ज़्यादा दिखाता है कि वो आपको समझता है, वही सबसे ज़्यादा दर्द देता है आखिर में। ओह अच्छा, तो तुम ऐसी बातें सोचते हो। पर जानते हो क्या, कभी कभार ज़्यादा शक करना अच्छा नहीं होता। इससे हम खुद को ही धोखा देते हैं, क्योंकि कभी कभार जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। अच्छा, तो तुम कह रही हो कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि कभी कभार हमें हमारे अपनों पे शक नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम अपनी मामी पे कर सकते हो, तो क्या वो मेरी अपनी नहीं है? नहीं, वो बाहर से आई है। अच्छा, पर ऐसा करना गलत नहीं होगा? अ, देखो, अगर अपनी होती ना, तो वो तुम्हारे मामा के दर्द को देख करके मुंह नहीं बना रही होती। क्या मुंह? हाँ, मुंह। वो मुंह नहीं बना रही होती है। वो तुम्हारे मामा के पेन को देखकर वो क्या कहते हैं, तुम्हारे मामा के पेन को देख करके ना वो क्या दुखी होती, वो मायूस होती, या अपने पति को कंसोल करती। लेकिन लेकिन वो उल्टा अपने पति को कंसोल करने के बजाय, अपने पति को पैम्पर करने के बजाय, वो उल्टा अपने पति के कंधे पे हाथ रखते हुए और बस ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे बहुत परवाह है। और तुम्हारी माँ के और भी वो ऐसे ही कर रही थी। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं नोटिस करती हो? तुम एक भूत हो। हाँ, तो भूत हूँ तो क्या हुआ? हूँ तो लड़की ही ना, इंसान ही होना मतलब क्या कहते हैं, लड़की वाली भूतनी होना। ए, तुम कहना क्या चाहती हो? देखो, लड़के ना इमोशन समझने में बहुत बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन लड़कियां इमोशन समझने में बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं होती है। उन्हें पता होता है कि कौन किस तरह के इमोशन शो कर रहा है, और वो हर चीज़ नोटिस करती है, क्योंकि वो जिनसे प्यार करती है, वो उन्हें उनके सामने एक छोटी बच्ची बन जाती है। छोटी छोटी बात पे रोती है, जैसे तुम्हारी माँ रो रही थी। और तुम्हारे मामा भी अपनी बहन को ऐसे तकलीफ़ में देखकर वो भी रो रहे थे। देखो, ये इतनी छोटी बात नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारी मामी का सिस्टम ही अलग था। वो बिल्कुल भी स्टिल खड़ी थी, जैसे सारी सिचुएशन को बस वो मॉनिटर कर रही है। और वो बस सिचुएशन को मॉनिटर ही नहीं कर रही है, बल्कि सिचुएशन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चाहती हैं कि तुम्हारे पिता या तो मर जाएं या तो कभी होश में ना आए। और जब तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम्हें नेक्स्ट हायर बना दिया जाएगा, या तुम नेक्स्ट सारी चीज़ें हैंडल करोगे, अच्छा, तो तुम मुझे जानती थी। सच कहूँ तो हाँ, मैं हमेशा से तुम्हें जानती थी। यहाँ तक कि जब तुम मेरे पास आए मेरी आवाज़ सुनकर, तो भी मैं जानती थी। फिर भी तुम मेरे सामने इतना ड्रामा करती थी, और तुमने मुझे अपना नाम भी झूठा बताया। वो नाम, मुझे नाम याद नहीं था। सच कहूँ तो
मैं सोचूँ तो मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं था। क्या? ठीक से कुछ भी याद नहीं था? इस बात का क्या मतलब हुआ? सच कहूँ तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना तो मेरे सर में चोट लगी थी, और मेरे सर में चोट लगने की वजह से मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं रहा। बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत कंफ्यूज थी। मुझे तो काफ़ी हद तक ये भी नहीं पता चला कि आखिर हुआ क्या। मतलब मैं ज़िंदा हूँ, पर मैं ज़िंदा नहीं हूँ। तुम सोच सकते हो मेरे लिए कितनी शॉकिंग बात थी अपने ही शरीर को अपनी ही आँखों के सामने देखना, और ख़ुद को ऐसे महसूस कराना कि मैं ज़िंदा हूँ पर मैं ज़िंदा नहीं। मतलब अधमरी हालत में मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ। ये क्या मतलब होता है? मतलब मुझे ना एक टाइम के लिए ना जितने घोस्ट वाले डॉक्टर वाली मूवीज़ थी ना, या टाइम ट्रैवल वाली ये सारी मूवीज़ मुझे याद आ रही थी। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की वो जो औरत थी ना, जो उसके शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकाल दी थी। अच्छा, तुम ऐसी भी कोई मूवीज़ देखती हो? देखो, मैंने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देख रखी है। फिर एक घोस्ट डॉक्टर लेटेस्ट में मैंने देखा था। तो मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी थी जहाँ एक इंसान अपने ही शरीर को देख रहा है मरते हुए, और वो कुछ नहीं कर सकता। लिटरली मैं सच में कुछ भी नहीं कर सकती थी अपने लिए। मैं कितनी डरी हुई थी तुम्हें पता भी है। हाँ, फिर बाद में मुझे इस सब की आदत हो गई, और मैं हर रोज़ अपनी बहन को देख देख करके थक गई थी। तो मैं अस्पताल से बाहर निकली। मुझे लगा कि मैं अस्पताल से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने ना वो घोस्ट डॉक्टर जैसी शोज़ देख रखे थे। तो मैंने देखा था कि उसमें एक दायरा बना रहता था कि वो इंसान उतने ही दायरे में रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। पर ना, जब मैं तुमसे मिली तो सच कहूँ तो मैं उस वक्त होटल में थी, और मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम ही था जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली और वहाँ पे गई, और मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैं सोच रही थी आखिर ये सब यहीं से क्यों शुरू हुआ। अगर यहाँ से नहीं हुआ होता कुछ भी शुरू, तो मैं नहीं मरती, मैं उस तरह अस्पताल में नहीं पड़ी होती, मेरी बहन रो नहीं रही होती है, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं यहाँ क्यों आई। मैं रोज़, या पता नहीं कितने दिनों से मैं वहीं थी, मैं रो रही थी। और तुम मेरी आवाज़ सुन रहे थे, जो कि मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी कि आखिर तुम मेरी आवाज़ सुन कैसे सकते हो। मतलब लिटरली कोई इंसान मेरी आवाज़ कैसे सुन सकता है। क्योंकि मैंने तो अपनी बहन से बहुत बात करने की कोशिश की। मैं उससे बार बार कहती थी, दीदी मैं ज़िंदा हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं अभी ज़िंदा हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो मेरी दीदी, मेरी प्यारी दीदी, रो मत, मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। कितना कितना दिल टूटता था पता है। मेरा दिल टूट कर बिखर रहा था। मेरी बहन की आंखों से आंसू बहते हुए देख रही थी मैं। मेरा मन करता था कि मैं उसके आंसू पोंछूं, लेकिन मेरे हाथ उसके चेहरे के आर पार हो जाते थे। कितना दुख होता था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे जीते जी सजाए मौत दी हो। हाँ, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और फिर भी मैं ज़िंदा थी। सोचो कैसे खुद को इतने वक्त तक देख रही हूँ मैं। सालों हो गए इस तरह से खुद को देखते देखते। अब तो मेरी आत्मा भी मर रही है। सच कहूँ तो सच में अब मैं मरना चाहती हूँ। मैं इस तरह से और सब नहीं देखना चाहती, और मैं अपनी बहन को भी इस तरह दर्द में नहीं देख सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन किसी के साथ शादी कर ले, किसी से प्यार कर ले, किसी के साथ रहे, ताकि मैं सुकून से जा सकूं। शायद यही वजह है कि मैं अब तक ज़िंदा हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बहन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आखिर उसकी ज़िंदगी में इकलौती इंसान मैं ही हूँ, इकलौता रिश्ता मैं ही हूँ। मैं उसे ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है